गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने चर्चा करी थी राजस्थान में जनसंख्या संबंधी समस्याओं की। तो राजस्थान में जो जनसंख्या संबंधी समस्याएं हैं उनमें अपन ने एक जो प्रमुख समस्या है, जो दूसरी अन्य गौण समस्याओं की जननी भी एक तरह से अपन मान सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करी थी। और वो समस्या थी राजस्थान में अत्यंत तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होना। और जो राजस्थान में अत्यंत तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है, मैंने बताया कि 2001 से 2011 के दशक में जो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि हुई वो 21.3% डिकेडल या दशकीय वृद्धि दर थी, जो बहुत ज्यादा है। जो राजस्थान में इतनी रैपिडली जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं या कारक उत्तरदायी हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा करी कि राजस्थान में अशिक्षा का पाया जाना या साक्षरता दर का बहुत कम पाया जाना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में 66% लिटरेसी रेट पाई जाती है और कई जिलों में तो बहुत दयनीय स्थिति है। जालौर, सिरोही वगैरह में तो और भी अत्यंत कम साक्षरता दर पाई जाती है। इसी प्रकार मैंने बताया कि लगातार कैसे राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ तक कि जो पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर थोड़ी बहुत भौगोलिक दशाएं मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल पाई जाती है, वहाँ पर कैसे जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में सेंसस 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वही जयपुर, भरतपुर जैसे जिलों के अंदर और लगभग सारे पूर्वी जिलों के अंदर जो है 500 से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार लगातार जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बल्कि लिंग अनुपात उल्टा कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिए भारत के अंदर लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार 940 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे थी, मतलब लिंग अनुपात 940 था। जबकि राजस्थान में राष्ट्रीय जो लिंग अनुपात का जो स्थिति है या आंकड़ा है, उससे भी कम लिंग अनुपात राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में सेंसस 2011 के अनुसार कितना लिंग अनुपात है? 928, मतलब 928 स्त्रियां या फीमेल 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है, जो कि बहुत कम है। इसका मुख्य कारण मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार का पाया जाना, पुरुषों की सत्ता होना। राजस्थान में या भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मैंने आप लोगों को बताया। लिंग अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। हालांकि कुछ पिछले सालों में कुछ बढ़ा है, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में लिंग अनुपात नहीं बढ़ पा रहा है। और ये स्थिति तब है जब भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया 1994 में, और उस अधिनियम का नाम था PCPNDT। क्या नाम था? PCPNDT।
NDT एक्ट 1994 इसकी फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। हिंदी में कह सकते हैं अपन इसको पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। ये अधिनियम 1994 में इसीलिए लाया गया कि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में लिंग अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि मेल की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि फीमेल की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता रहा ये प्रश्न, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि PCPNDT क्या है। PCPNDT प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और ये मतलब प्रसव से पूर्व लोग पता करते हैं कि होने वाला है आने वाला मेहमान लड़का है कि लड़की है, तो लड़की है तो वो एबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं। इसके अंदर जेल के साथ ही साथ आर्थिक जुर्माने की भी इसमें प्रावधान किया गया। उसके बावजूद भी जिन अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में अगर ऐसा कोई कुकृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके भारी आर्थिक जुर्माने के साथ साथ जेल की व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी आज भी जो है प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का कार्य कई क्लिनिक और हॉस्पिटल में किया जाता है। अगर आप सोचिए PCPNDT एक्ट नहीं आता तो क्या होता, अब तक तो लिंग अनुपात बहुत कम हो गया होता, लेकिन ये आने से थोड़ी बहुत राहत मिली है। पिछले कुछ वर्षों से लिंग अनुपात में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी होती जा रही है। आप देखिए कि जितने शैक्षणिक दृष्टि से डेवलप या आर्थिक दृष्टि से विकसित थोड़े जिले हैं तुलनात्मक रूप से, उनमें लिंग निर्धारण का कार्य ज्यादा किया जाता है, जबकि पिछड़े हुए जिलों में जहां शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है वहां पर इतना नहीं किया जाता। वास्तविकता ये है। और इसी कारण आप देखिए सबसे न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो राजस्थान में धौलपुर में पाया जाता है, और यहां पर 846 फीमेल प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है, जबकि राजस्थान का औसत क्या है 928 और धौलपुर में 846 ही पाई जाती है। इसी प्रकार जैसलमेर में जो सेक्स अनुपात मतलब सेक्स रेशियो के अनुसार सबसे कम जो लिंग अनुपात पाया जाता है उनमें जैसलमेर का दूसरा स्थान है। पहला धौलपुर का, दूसरा जैसलमेर का। जैसलमेर के अंदर लिंग अनुपात 852 फीमेल 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है। लेकिन आप देखिए डूंगरपुर जो कि एक बहुत पिछड़ा जिला है राजस्थान का, यहां पर 994 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से सबसे जो धनवान, सबसे जो रिच डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वो डूंगरपुर है। और दूसरा राजसमंद है। राजसमंद के अंदर 990
लिंग अनुपात पाया जाता है। तो देखिए सदर्न राजस्थान के जिले कुछ शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन यहाँ पर लिंग अनुपात की दृष्टि से ये जिले थोड़े धनवान है, रिच है, जहां पर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है। एक जो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह है राजस्थान में ब्लाइंड फैक्ट, अंधविश्वास, कि राजस्थान में जो शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं विशेष तौर पर, और कुछ पढ़े लिखे भी, ये अपने बच्चों को भगवान की देन मानते हैं, अल्लाह की देन मानते हैं, बल्कि जो फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, जो साधन हैं, उनका ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं, या तो इनको पता नहीं होता, पता होता है तो भी ये भगवान में और अल्लाह में इतना विश्वास करते हैं कि मानते कि अल्लाह की ही देन है, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। तो ब्लाइंड जो फेथ है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, ये भी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा आप देखिए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक प्रमुख समस्या राजस्थान में जो उभर कर पिछले कुछ वर्षों से आ रही है वो है अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण या शहरीकरण। देखिए राजस्थान के अंदर 1901 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर राजस्थान में जो नगरीकरण का जो प्रतिशत था वो सिर्फ 15% था, 15% नगरीय जनसंख्या थी। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसमें नगरीकरण का प्रतिशत बढ़कर राजस्थान में लगभग 25% हो गया है, 25%, और एग्जैक्ट फिगर के 24.90% राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है कि कहाँ 2000 जहां 1901 के अंदर 15% ही नगरीय जनसंख्या थी, वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 25% हो चुकी है। तो नगरीकरण की समस्या लगातार राजस्थान में बढ़ती जा रही है। जो नगरीकरण की समस्या बढ़ रही है, इसी के कारण एक न समस्या और बढ़ रही है, वो है स्लम्स, मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियों की। आप देखिए छोटे छोटे शहरों के अंदर जाइए, वहां पर भी आपको गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां मिल जाएगी। कारण उसका ये होता है कि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन शहरों में करते हैं, शहरों में इनका निवास स्थान होता नहीं है, घर वगैरह होता नहीं है, तो ये कोई भी सरकारी जमीन में जाके अपना डेरा जमा लेते हैं, छोटी छोटी गुमटियां बना लेते हैं और अपनी एक बस्ती क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देखिए बड़े बड़े महानगरों से लेकर भारत की बात करें तो, और राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो उपखंड स्तर के या तहसील स्तर के जो कस्बे हैं, वहां पर भी मलिन बस्तियों की समस्या पैदा निरंतर होती जा रही है। ये एक साइड इफेक्ट किसका है, अर्बनाइजेशन का, नगरीकरण या शहरीकरण का ही एक कारण है। और नगरीकरण या शहरीकरण से और दूसरी समस्या है, जैसे परिवहन की समस्या है, आवास की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, रोजगार की समस्या है। ये समस्याएं तो बढ़ी रही है नगरीकरण से, लेकिन सबसे जो मेन समस्या है वो स्लम्स की है, मलिन बस्तियों की, गंदी बस्तियों की। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में जनसंख्या संबंधी जो नेक्स्ट जो समस्या है वह है गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। राजस्थान के अंदर आप देखिए पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, साल के अधिकांश महीनों में व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, और बेरोजगारी और गरीबी के कारण इनका जीवन स्तर निम्न होता है। वो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, काम कुछ होता नहीं है, घर में बैठे रहते हैं,
और उसके कारण एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी बनते हैं, क्योंकि मनोरंजन के अन्य साधन इन लोगों के पास होते नहीं है, तो अपने परिवार को ही ये लोग मनोरंजन का साधन समझते हैं और जो है जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती। नेक्स्ट जो राजस्थान में जो जनसंख्या संबंधी समस्या है वह है मेल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, कुपोषण एवं भूखमरी। देखिए, मनुष्य के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन, 2400 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन चाहिए। लेकिन राजस्थान के अंदर भूखमरी और कुपोषण की समस्या पाई जाती है। यहां की लगभग 40% जनसंख्या 2400 कैलोरी ऊर्जा से कम वाला भोजन प्राप्त करती है। यहाँ जो है 1800 कैलोरी के आसपास ही इन लोगों को भोजन मिल पाता है, लगभग 40%, 40% पॉपुलेशन। तो देखिए कितनी बड़ी ये समस्या है जनसंख्या संबंधी राजस्थान में, कुपोषण और भूखमरी की। थोड़ा सा अकाल पड़ता है, आप लोग जानते हो कि मनरेगा एक जो भारत सरकार के बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। मनरेगा से थोड़ा बहुत काम चल रहा है, भूखमरी की स्थिति इतनी नहीं हो पा रही है। अदरवाइज तो भूख से दक्षिणी राजस्थान में तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन कम से कम भूख से मरते तो नहीं है अब, लेकिन उनको वो मेल न्यूट्रिशन की शिकार है, कुपोषण की शिकार है। इसके अलावा राजस्थान में जो जनसंख्या संबंधी जो अन्य समस्या पाई जाती है वह स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, राजस्थान के अंदर कच्चे माल ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो मिनरल्स की बात हो, चाहे वो रॉ मटेरियल जो अन्य एग्रो बेस्ड हो, उसके बावजूद भी यहां पर जो है दक्ष श्रमिकों की कमी के कारण और उच्च तकनीकी और पूंजी की कमी के कारण आज भी राजस्थान के अंदर जितना औद्योगिक विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। तो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज या स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, राजस्थान में जो उद्योगों का जो विकास है बहुत धीमी गति से हो रहा है। ये एक प्रमुख समस्या है राजस्थान की। इसके अलावा कृषि का निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता का पाया जाना। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख समस्या है वो पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ जो कृषि है वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है और कहीं कहीं ऊपर है, तो वहां पर पानी सलायन है, लवणी है। सरफेस वाटर की बहुत कमी है, नदियों का अभाव पाया जाता है, नहरों का अभाव पाया जाता है, और मानसून अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त होता है। क्योंकि बेसिकली राजस्थान के अंदर जो मुख्य वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, क्योंकि कृषि मानसून पर ही निर्भर करती है अधिकांशतः। तो राजस्थान में पानी की कमी, उच्च तकनीकी की कमी, हाइब्रिड सीड्स की कमी,
ये बहुत सारी कमियों के कारण और मशीनरीज की कमी, इसके कारण क्या बहुत सारे किसान जो है इकोनॉमिकली बहुत कमजोर होते हैं, तो वो जो है मशीनरीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है, बड़ी मशीनों का वो प्रयोग नहीं कर सकते, बड़ी मशीनें वो खरीद नहीं सकते, हाई टेक्निक वो अप्लाई कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर जो है जो कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम पाया जाता है, और यहाँ की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, उत्पादन और उत्पादकता दोनों कम पाई जाती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क है। प्रोडक्शन टोटल उत्पादन उपज का, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर यूनिट, जो कृषि है उसकी पर यूनिट, चाहे वो हेक्टेयर हो चाहे वो एकड़ हो, उसमें जो प्रोडक्शन होता है पर यूनिट एग्रीकल्चर लैंड में, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, कृषि उत्पादकता के नाम से। तो राजस्थान में कृषि उत्पादकता और उत्पादन दोनों ही कम होते हैं। यह भी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण कई बार खाद्यान्न तक की समस्या आ जाती है। इसलिए यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके अंदर खाद्यान्न फसलों की अधिकता होती है। कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है वो बहुत कम बोई जाती है। इसके अलावा जो मुख्य यहाँ की समस्या है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे विश्व के सामने पर्यावरणीय निम्नीकरण या अवनय की समस्या विश्व के सभी भागों में जहां जनसंख्या निवास करती है वहां पर यह समस्या उभर कर आई है, पर्यावरण प्रदूषण या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। और राजस्थान की स्थिति तो और भी बदतर है। देखिए जो राजस्थान की फॉरेस्ट, जो भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका 1/3, मतलब टोटल जो ज्योग्राफिकल लैंड है उसका 1/3 पार्ट में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए या वेजिटेशन कवर होना चाहिए। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि राजस्थान के अंदर मात्र 9.54% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने भूभाग पर वनों का आवरण पाया जाता है या वन फैले हुए हैं, तो 9.54%, 9.54% पे राजस्थान में फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। जबकि फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, भारतीय जो वन नीति है उसके अनुसार लगभग 1/3 पार्ट के ऊपर वन होने चाहिए। वनों की कमी के कारण लगातार जो मशीनरीज हैं, व्हीकल्स हैं, परिवहन के साधन हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है, इनके कारण लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और इस बढ़ोतरी के कारण पूरे न केवल राजस्थान और अपने देश भारत के स्तर पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, विश्व तापन की समस्या पैदा हो रही है। लगातार जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मृदा प्रदूषण में मृदा लवणीय होती जा रही है, अम्लीय होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां पर बस्तियां बसी हुई है वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। सी लेवल, जो समुद्र जल का स्तर, वो निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, जो हिमनद है। इसलिए आने वाले समय में समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, तो नदियां का जो पानी का जो सोर्स है
चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सिंध हो, कोई सी रिवर्स हो, अगर मान लो ग्लेशियर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो इन नदियों में पानी की आवाज धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो एक मनुष्य के सामने जनसंख्या संबंधी जो प्रमुख एक समस्या उभर कर सामने आई है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि ये ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और राजस्थान में तो देखिए आप, सिर्फ 9.54% भूभाग पर ही वन बचे हैं। इसके अलावा अन्य बहुत छोटी छोटी समस्याएं भी, बहुत सारी समस्याएं जनसंख्या संबंधी, लेकिन जो अन्य जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें मैंने आप लोगों को बताया। एक जो प्रमुख समस्या सामने आ रही है राजस्थान में वह ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन की समस्या। ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन क्या होता है? हालांकि आप लोगों को कईयों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं हो तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे यहां पर राजस्थान में या भारत के अंदर गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कोई बच्चा है वो आईआईटी करता है, राजस्थान का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है, तो आपको पता है आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे हॉस्पिटल या जो मेडिकल की डिग्रियां या पढ़ाई कराने वाले जो संस्थाएं हैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार की, उन संस्थाओं पर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है, सब्सिडी देती है, उनको एड देती है, सहायता देती है। और गवर्नमेंट के पैसों पर राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के बच्चे भारत की राष्ट्र की संस्थाओं से पढ़कर बहुत उच्च शिक्षित होने के बाद में वो पलायन कर जाते हैं। कहां पर? विदेशों में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल जो कुछ पिछले 1-2 दशक से ये समस्या आई है ज्यादातर, कि यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की एक समस्या वो राजस्थान की प्रमुख समस्या बन गई है। यहाँ पर जो है प्रतिभा पलायन जिसको अपन कहते हैं, वो लोग यहाँ पर बड़े बड़े जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पढ़ाई करने के बाद में विदेशों में चले जाते हैं। उसके कारण अपने देश को, अपने राज्य को बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट बच्चों पर कर रही है पढ़ाई के लिए, उसके बावजूद वो बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित होकर सरकार के पैसों पर, और वो विदेशों में जाके आराम से वहां पर अपना काम करते हैं। तो फायदा किसका हुआ? विदेशों का। जैसे आप लोग देखोगे अपने जो है भारत के और राजस्थान के बहुत सारे, राजस्थान में कुछ जिलों के तो बहुत सारे लोग, कोई सऊदी अरब जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई ब्रिटेन जाता है, कोई यूएस चला जाता है और वहां जाकर अपनी सेवाएं देता है। और पढ़ाई लिखाई वो कहां कर गया? अपने देश में कर गया। तो ये एक प्रतिभा पलायन की जो समस्या है, ये भी कुछ सालों में बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में हो गई है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं जनसंख्या संबंधी राजस्थान में, वो देखिए आप, खाद्यान्न की समस्या, आवास की समस्या, परिवहन की समस्या, शिक्षा की समस्या। तो शिक्षा, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य, पोषण या खाद्यान्न की समस्या, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या संबंधी कुछ समस्याओं के बारे में अपन ने कल चर्चा करी, कुछ समस्याओं के बारे में अपन ने आज चर्चा करी। निश्चित रूप से आप लोगों को इन दोनों व्याख्यानों से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और इसका आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
फायदा मिलेगा, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। आप लोग जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बनाने के बाद में अपना गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर SPC GCA का एक यूट्यूब चैनल है, सब सब्जेक्ट्स का है अपना अपना। ज्योग्राफी का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें BA पार्ट फर्स्ट ईयर से लेके MA तक के सारे सभी प्रोफेसर्स साहिबान के द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं उनको अपलोड हम लोग करते हैं। कहाँ पर? SPC GCA ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। उसमें जैसे आप मेरे ग्रुप के स्टूडेंट हो सकता है कोई मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, आप लोग मेरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या आप जो है अपने बुक्स का सहारा ले सकते हैं, मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा आप जो मेरे साथी लोग हैं, दूसरे जो प्रोफेसर्स हैं ज्योग्राफी के, वो भी इसी सब्जेक्ट के, जैसे मैं ज्योग्राफी और राजस्थान में पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा अन्य प्रोफेसर्स भी पढ़ा रहे हैं, और वो अपने ग्रुप में वीडियो अपलोड करने के साथ साथ SPC GCA ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो अपने जो मेरे जो दूसरे साथी लोग हैं वो भी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या अन्य जो ज्योग्राफी की जो ब्रांच है, BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, MA प्रीवियस, MA फाइनल, उन सबके वीडियो वो अपलोड करते हैं। तो आप दूसरे प्रोफेसर्स के वीडियो भी आप लोग देखकर लाभ उठा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का जो यूट्यूब चैनल है SPC ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें सभी प्रोफेसर्स के वीडियो अपलोड है। आप लोग जो अच्छा आपको वीडियो लगे उसको आप देखिए और पूरा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार SPC GCA ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल बना रखा है, उसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे अदर सब्जेक्ट का हो, सबने अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। तो आप लोग जैसे हमारे ज्योग्राफी में सभी प्रोफेसर्स के आप वीडियो आप देख सकते हैं, वैसे ही अन्य सब्जेक्ट में भी आप अपने मनचाहे प्रोफेसर्स का वीडियो भी आप देख सकते हैं। अपने संबंधित प्रोफेसर का तो आपको देखना ही है,